यू। सभापति जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस सरकार की नीयत के बारे में आपको कहना चाहूँगा कि महंगाई के बारे में इनकी नीयत क्या है, रुख क्या है, नीति क्या है। महंगाई इस देश में 2007 से तो बढ़ रही है, 2006 से बढ़नी शुरू हुई थी तेज़ी से, और 2007 में ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से यहाँ महंगाई बढ़ रही है। हम ये समझते थे कि अब जब ये नई सरकार बनी है तो महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में कुछ महंगाई के बारे में रोकने का उल्लेख होगा, लेकिन इस भाषण में एक शब्द भी महंगाई के बारे में, उसको नियंत्रण करने के बारे में, उसके कारण के बारे में, सरकार की क्या नीति होगी उसके बारे में एक शब्द नहीं। फिर हम समझते थे कि शायद बजट भाषण में इसके बारे में कुछ जिक्र किया जाएगा, क्योंकि महंगाई के कारण बजट के सारे आंकड़े, राजस्व की प्राप्ति और खर्चों की बढ़ोतरी, इस सब पर असर पड़ता है। लेकिन इस बजट भाषण में भी महंगाई के बारे में, उसको नियंत्रण करने के बारे में एक शब्द नहीं। बहुत ज़ोर से उस समय हल्ला मचाया गया कि 100 दिन हुए हैं सरकार को बने हुए, इसमें बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तो बहुत घोषणाएं कर दी थी उस बीच में। लेकिन ये 30 अगस्त का एशियन एज अखबार कहता है, द फर्स्ट 100 days ऑफ द सेकंड यूपीए गवर्नमेंट इज एन ओकेजन दैट विल गो लार्जली अननोटिस्ड इन द कंट्री। क्यों? एट द रिस्क ऑफ जंपिंग टू हेस्टी कंक्लूजन्स इवन, a few observations may be in order. First, while there is dissatisfaction with the government's inability to control food prices said to have increased 100% in 100 days. 100 दिन के अंदर 100% महंगाई बढ़ी। ये सरकार का रिकॉर्ड है। उस सरकार का जो इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रा विस्तार के बारे में, महंगाई के बारे में रोज़ हमें उपदेश देती है कि हम इसको नियंत्रण करेंगे, लेकिन क्या नीतियां हैं और क्या रुख है, ये भी मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस है जो सितंबर 18 को कहता है, द फूड आर्टिकल्स इन्फ्लेशन जम्प्ड टू 15.4% फॉर द वीक एंडेड September 5, अप फ्रॉम 14.8% इन द प्रीवियस वीक। In order to check soaring food prices, the Union Cabinet on Thursday asked states to regulate stocks of sugar, pulses, paddy, rice and edible oils that traders can keep till September 2010. The government had earlier empowered states to impose limits on sugar stocks till January 8, 2010. उसको बढ़ा के कहा कि अब आप सितंबर तक उस स्टॉक के बारे में जो आपने रेगुलेशन करना है वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार को ये मालूम था कि 2010 तक महंगाई के सद तक जाने वाली। फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रणब मुखर्जी सेड दैट द राइज इन इन्फ्लेशन वाज एक्सपेक्टेड, यानी उन्हें इस बात का अंदेशा था, आशा थी कि महंगाई बढ़ेगी। दिस इज ए ट्रेंड, ही सेड, वी वर एक्सपेक्टिंग। वी हैव आल्सो सजेस्टेड दैट देयर वुड बी सम इन्फ्लेशनरी प्रेशर व्हिच इज नॉट अनएक्सपेक्टेड। अर्थात वो आशा कर रहे थे, उनको अंदाज था, मालूम था कि महंगाई बढ़ेगी। फिर 25 सितंबर को कहा जाता है कि एनुअल इन्फ्लेशन फॉर फूड आर्टिकल्स सोared to 15.6% in the week end September 12, the highest in more than a decade, fueled largely by 70% price rise in food articles. फिर कहा जाता है, जो इनके इकोनॉमिस्ट हैं HDFC बैंक के, वो कहते हैं करंट सर्ज इन इन्फ्लेशन इन फूड प्राइसेस हैव मोर टू डू विद मार्केट एक्सपेक्टेशंस रादर देन द सप्लाई डिमांड गैप। बैंक वाला जो इन कामों में जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी करते हैं और सारी चीज़ों के लिए रुपया उपलब्ध कराते हैं, वो कहता है सप्लाई डिमांड गैप का जितना इसमें हिस्सा है उससे कहीं ज़्यादा हिस्सा मार्केट एक्सपेक्टेशन जो आप बोल रहे हैं। फिर सितंबर 25 को ही फिर ये कहा जाता है RBI गवर्नर की तरफ से कि दैट द सेंट्रल बैंक वुड नॉट अनवाइंड इट्स अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी बिफोर एंश्योरिंग रिकवरी। और फिर ये कहा जाता है कि while supply shortages pushed up food prices by an annual 15.6%। एक कह रहा है कि सप्लाई साइड का असर नहीं है, दूसरा कह रहा है कि सप्लाई साइड का असर है
और कहता है कि in a recent uptick in prices for base metals and manufactured goods hinted at resurgent demand-driven pressures that may compel RBI to accelerate efforts to tame inflation. To begin efforts to tame inflation. अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना दूर है, उसके लिए एफर्ट शुरू किए जाएंगे। ये नीतियां हैं, इनकी नीयत है। फिर 2 अक्टूबर को कहते हैं कि इन्फ्लेशन इन फूड आर्टिकल्स for the week under consideration was at an 11-year high of 16.2%. Finance Minister Pranab Mukherjee told that it is causing some concern in the government. Some concern. थोड़ी सी कान में कहीं सुरसराहट हुई है, some concern. It is not the primary concern. The prices of food articles did not go up sharply in the last 2 severe droughts faced by the country. In 1987-88 and 2002-03, अखबार बोल रहा है, during these years, food price inflation was less than 3 to 4%, and even overall consumer price inflation remained low, insulating the poor from the impact of drought. 2002 और 2003 में किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार। वर्स्ट ड्राउट था वो कहता है, लेकिन तब भी वो कहता है फूड प्राइस इन्फ्लेशन वाज लेस देन 3 to 4%, and the overall inflation was also low, insulating the poor from the impact of the drought, जिससे गरीब आदमी पर उस सूखे का असर नहीं पड़ा। लेकिन आज क्या है? आज क्या है? आज तो ज़रा सी सूखे से, ज़रा सी बारिश की हलचल से तमाम आसमान को जाने लगी हैं कि क्यों, तब क्यों नहीं और अब क्यों। फिर अक्टूबर में कहते हैं पुश्ड बाय हायर फूड प्राइसेस होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इज राइजिंग। और फिर कहते हैं कि इफ दैट हैपन्स इन्फ्लेशन वुड बी मच मोर देन 5% as projected by the Reserve Bank, which is facing the tough task of tackling inflationary pressures and promoting growth. The central bank's monetary policy review is stated for October 27. फिर आगे कहते हैं RBI governor, we will take into account a complete picture of the macroeconomic situation to decide the monetary policy in order to support the economic recovery and the issue of controlling inflation. 27 अक्टूबर तक वो कुछ नहीं करने वाले थे, फिर पॉलिसी बताएंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, भगवान जाने कब होगा। फिर वो कह रहे हैं आगे, आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो दैट देयर इज एन इन्फ्लेशनरी पोटेंशियलिटी एंड इन्फ्लेशन में गो अप। और अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये इन्फ्लेशन 2010 में 7% तक चला गया, जिसको वो 5% रखना चाहते थे। रिजर्व बैंक कहता है, दूसरे बैंक कहते हैं, सरकार के आंकड़े कहते हैं। मुझे बहुत चिंता है कि क्या, कैसे कंट्रोल करेंगे, क्यों कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। फिर आप कहते हैं आगे चलकर जो एक संस्था है नोमुरा, जो स्टैटिस्टिक्स बनाती है और आंकड़े लेती है और सर्वे करती रहती है, वो कहते हैं नोमुरा whose inflation estimate is higher than the central bank's projection of around 5% by end March expects the Reserve Bank of India to revise its target in its policy review on 27। और आगे वो कह रहे हैं कि ये 7% तक जा सकता है। Nomura revised its average inflation forecast for 2009-10 to 3% from 2% and for 10-11 to 7%। अभी 2 साल और आपको इसी महंगाई के दौर में इसी चक्की में पिसना पड़ेगा। ये सरकार की नीति है। 2 साल बाद कब होगी? पता नहीं, वो तो और बढ़ेगी। फिर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 5 साल बीत देंगे जी, 5 साल चक्की दबाएंगे, आपको चलाएंगे इसमें। फिर वो कह रहे हैं कुछ कंसर्न हो रहा है इससे, कुछ इट्स अ मैटर ऑफ स्मॉल कंसर्न। चलो, स्मॉल कंसर्न तो हुआ। फिर यही बात कहते हैं वो अक्टूबर में, अगले हफ्ते में, कि यही है अब हमारा 27 तारीख को रिव्यू हो रहा है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 27 अक्टूबर निकल गई, 27 नवंबर कल आ रहा है। इस बीच में कोई अगर किसी को महंगाई पर कोई असर दिखाई दिया घटने की तरफ तो बताएं मुझे, मुझे तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये तो जोशी जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे, ये तो बोले हैं कि अगली फसल तक महंगाई पर कोई कंट्रोल हो नहीं सकता। हाँ हाँ, वो तो 2011 की बात कर रहा हूँ। इनने बोली, हाँ 2000 में तो 2011 की बात कर रहा हूँ। अभी बोले हैं ना, उसके बाद अगली फसल में बोलेंगे, अगली फसल तक। फिर वो कहते हैं कि ये फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर कहा, ही वांट्स इन्फ्लेशन टू बी केप्ट अंडर कंट्रोल सो दैट द कॉमन मैन इज नॉट अफेक्टेड। खुल जा सिम सिम, महंगाई दूर हो जा, कॉमन आदमी पर कोई असर नहीं होगा। हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम निर्धारण कर रहे हैं
और आखिर में अब नवंबर 4 को जो उनका भाषण है उसमें महंगाई के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में कंसर्न भी नहीं है। ग्रेट कंसर्न की बात छोड़िए, स्मॉल कंसर्न की बात भी छोड़िए, वो कहते हैं इन्फ्लेशन नॉट द प्राइमरी कंसर्न। व्हाट इज नॉट द प्राइमरी कंसर्न? ग्रोथ। आरबीआई कहता है कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे। अब आरबीआई ये कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है ये मेरे हाथ में है ही नहीं। अगली फसल का, फसल तो उनके हाथ में कहाँ है ना, वो कहते हैं वो राज्य सरकारों के हाथ में, वो मेरे हाथ में नहीं है। कंज्यूमर प्राइस के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, वो आपके हाथ में, उसमें क्या आंकड़े करते हैं आप, क्या खेल करते हैं। फिर कहा जाता है कि सप्लाई साइड यानी अनाज कम हुआ है कितना, मैं उसके भी आंकड़े आपको बता देता हूँ। बताया था रंजन जी ने बहुत हद तक, लेकिन मैं आपको सही सही बता दूँ, कोई गैप है ही नहीं जिससे कि इतना ज़्यादा प्राइस राइज हो। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि 2007-8 में जो पल्सेस का उत्पादन है और गैप है डिमांड और सप्लाई में, वो मैं बता रहा हूँ। 2007-8 में वो कहते हैं कि पल्सेस का उत्पादन 16.77 मिलियन टन होगा, 2008-9 में 17.51 मिलियन टन होगा, 2009-10 में 18.29 मिलियन टन। ये आपके आंकड़े प्लानिंग कमीशन का, यानी उत्पादन अब 2012 तक का लिख दिया है उन्होंने अपने प्लान के रिकॉर्ड के अंदर, कुछ नहीं हुआ। अब 2007-8 में जो पल्सेस में गैप है वो 2.74 मिलियन का है, और 2008-9 में 3 मिलियन टन का है। 2009-10 में जो हम चल रहे हैं इसमें भी आपका 3.28 मिलियन टन का है। तो आपको मालूम था, प्लानिंग कमीशन बोल रहा है कि यह गैप होने वाला है एडवांस में। आपने क्या किया? पल्सेस क्यों नहीं बढ़ाई गई? मैंने देखा अभी एक एसोचैम की रिपोर्ट है, बड़ी बड़ी आँख खोलने वाली है। ये कहा जा रहा है ना कि लोगों, अभी बोल रहे थे हमारे मित्र कि लोगों के पास तनख्वाहें बढ़ गई इसलिए कंजम्पशन बढ़ गया दालों का। जी, ये रिपोर्ट है जो एसोचैम ने दी है। वो कहता है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पल्सेस इज नाउ 11 किलोग्राम अगेंस्ट 27 किलोग्राम इन 1960। सन 60 में जो पर कैपिटा कंजम्पशन दालों का 27 किलोग्राम था, वो आज 11 किलोग्राम है। और वो कह रहे हैं कि आपने इसको दालों का उत्पादन बढ़ाया नहीं। वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना आपने बढ़ाया और क्या किया, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा ये है क्योंकि हम दाल खाते हैं, दाल हमारे न्यूट्रिशन का इस देश में सबसे बड़ा हिस्सा है। दाल हमारे देश को प्रोटीन देने का सबसे बड़ा हिस्सा और गरीब आदमी को देने का हिस्सा सबसे बड़ा। उसमें क्या हो रहा है? वो कहते हैं कि साइजेबल क्वांटिटीज़ आर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज सच एज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, द यूएस एंड म्यांमार। यहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर फैक्टरिंग इन इंडियन डिमांड इन द प्रोडक्शन प्लान्स and have been successful in exploiting the situation to their advantage। आप किसकी मदद कर रहे हैं? आप दालों का उत्पादन यहाँ कम करके बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं। किन देशों से कर रहे हैं? फिर कहता है कनाडा अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ टोटल पल्सेस इंपोर्ट्स, while Myanmar accounts for 27% and the USA for about 6%। तो वहाँ उन लोगों को मालूम है कि आपके यहाँ शॉर्टेज होने वाली है, और आप उनको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ शॉर्टेज होने वाली है, महंगाई अभी 1 साल तक कम नहीं होगी, दालों का उत्पादन कम नहीं होगा, तैयार रहो, आप अपना स्टॉक हमें बेचने के लिए तैयार रहो। और उसका कारण क्या है? ज़रा आप देखें कि ये आप ज़रा अपने उत्पादकता की स्थिति को देखें। बड़ी बड़ी दयनीय स्थिति है, मैं आपको बताऊँ। हमारे देश में और विदेशों में उत्पादकता का क्या हाल है? देखिए, चावल बांग्लादेश में 3,448 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, भारत में 2,915 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मिस्र में 9,135 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जापान में 6,582 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है।
गेहूं फ्रांस में 7,449 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, भारत में 2,770 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप क्या किस उत्पादन की बात कर रहे हैं? क्या आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन है? क्या इस देश की ज़मीन है? क्या कैसे यहाँ हम पैदा कर सकते हैं? यहाँ इस देश में 3-3 फसल होती हैं। यहाँ की भूमि दुनिया में सबसे उर्वरा है। फ्रांस जैसे में जहाँ एक फसल मुश्किल से साल भर में होती है, उनका ये हाल है। और तो और इंग्लैंड में भी 8,043 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा होता है। मक्का फ्रांस में 8,813 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मिस्र में 7,789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, भारत में 1,705 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब ज़रा गन्ना देखिए, हमारे देश की क्या हालत है। मिस्र में 1,19,893 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, भारत में 68,049 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हमसे ज़्यादा कोलंबिया में 94,789, हमसे ज़्यादा चीन में बराबरी है, ज़्यादा नहीं है। अब आप ये देखिए कि जब आपकी उत्पादकता मूंगफली में हम पैदा कर रहे हैं 794 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चीन कर रहा है 3,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और युगांडा कर रहा है 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हम और युगांडा बराबर हैं मूंगफली के प्रोडक्शन में प्रति हेक्टेयर। तो आपको मालूम है कि दुनिया में ये उत्पादन की रेट्स हैं। आपको मालूम है कि आपके यहाँ उत्पादन कितना कम है। आज से नहीं, ये प्लानिंग कमीशन, मैंने पिछले प्लान्स को भी देखा, हर बार वो उनके यहाँ से आंकड़े आ जाते हैं। हर बार ये कहा जाता है कि हम कृषि में निवेश बढ़ा रहे हैं, हर बार ये कहा जाता है कि हम उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। क्या आप बढ़ा रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसे प्राइस कंट्रोल करें। ये मुझे लगता है कई बार कि आपकी नीति जानबूझकर इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनने देने की, अनाज की कमी बनाए रखने की आपकी नीति है, ताकि आपके जो दोस्त बाहर दुनिया में हैं जिनसे आप इंपोर्ट करते हैं उनके खजाने भरते चले जाएं। आप किसकी मदद कर रहे हैं? आप इस देश के लोगों को भूखा रख के उनको मदद कर रहे हैं। इस देश के गरीब आदमी का पैसा आप अमेरिका को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कनाडा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इट इज़ अ रिवर्स ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। 80 करोड़ 100 करोड़ आदमियों से आप महंगा सामान उनको लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उसका अधिकांश पैसा आप उधर जाने के लिए पूरी आप व्यवस्था कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी घातक नीति है जो आप इस देश के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए और ख़ास तौर पर खाद्यान्नों के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो गैप और डिमांड है, उसमें डिमांड और सप्लाई में जो गैप है वो बहुत कम है। 2007 और 8 में केवल 0.79 मिलियन टन का गैप था अनाज में, और 2008-9 में वो बढ़ गया 3.23 मिलियन टन, और 2009-10 में वो 5.67 मिलियन टन हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गैप है वो दालों में, सीरियल्स में नहीं है। दूसरी तरफ एक बात मुझे आपको ये कहनी है कि मोटे अनाज के बारे में आपका क्या कहना है? मोटा अनाज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ज़रूरी खाद्यान्न था। आज मोटे अनाज को आपने उसका उत्पादन घटा दिया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं आप, ख़त्म कर दिया आपने उसको। लेकिन ये मोटा अनाज आज कैलोरीफिक वैल्यू में, प्रोटीन वैल्यू में, कैल्शियम वैल्यू में, कैरोटीन वैल्यू में सबसे अधिक और उपयोगी पाया जाता है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। आज डॉक्टर्स कह रहे हैं, न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये मोटा अनाज, ये मिलेट कहाँ गया आपका, रागी कहाँ गई, बाजरा कहाँ गया आपका, ज्वार कहाँ गया आपका, जो हर तरह से न्यूट्रिशनल है, जिसमें कम पानी लगता है, जो आसानी से पैदा हो सकता है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लेकिन वो आसानी से पैदा होता है। दाल के बारे में मुझे आज देखकर आश्चर्य हुआ कि किसान आज दाल का उत्पादन नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नहीं, ये मुझे नुकसान है इसके। किसानों के बयान है मेरे सामने, वो ये कहता है कि अगर आपने MSP भी बढ़ा दी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है उससे। मैं जितनी दाल थोड़ी बहुत होती है उसको अगर मंडी में बेच देता हूँ, मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाता है, मैं क्यों ज़्यादा पैदा करूँ? आपने दालों के लिए जो इंसेंटिव्स दिए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। या रिपोर्ट्स कह रही हैं एक के बाद एक, किसानों के बयान कह रहे हैं, जयप्रकाश शर्मा अतरौली वाले बोल रहे हैं, ये घोष साहब हैं कोई वहाँ नदिया में बोल रहे हैं। और नदिया वो ज़िला है जो पल्स मिशन के अंदर शामिल किया गया है। वहाँ का किसान कहता है कि मैं दाल पैदा नहीं करूँगा। क्यों? आपने जानकारी ली कभी? ऐसा क्यों हो रहा है? ये उत्पादन क्यों घट रहा है? किसान वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? आपकी प्राइसिंग पॉलिसी गलत है।
आपको अनाज के मामले में प्राइसिंग पॉलिसीज़ गलत लगती है। आपका ख्याल है कि अगर महंगाई बढ़ेगी, एक और मज़ेदार बात मुझे लगती है कई बार, आप कहते हैं ग्रोथ जीडीपी की, अगर आपसे मैं 10,000 रुपया उधार लूँ तो जीडीपी बढ़ती है, 10,000 रुपया आपको वापस कर दूँ तो जीडीपी फिर बढ़ती है। अगर दाम बढ़ जाएं और प्रोडक्शन न बढ़े तो जीडीपी बढ़ती है। आप इसलिए स्कैर्सिटी पैदा करके दाम बढ़ा करके जीडीपी बनाना चाहते हैं और दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ इतनी हो रही है। ये क्या गोरख धंधा है? क्रिएटिंग स्कैर्सिटी एंड इंक्रीजिंग जीडीपी, दैट हैज़ टू बी केयरफुली एनालाइज्ड। इसको देखिए तो सही, आज हज़ारों करोड़ रुपए का वारा न्यारा दालों के अंदर हो रहा है, अनाज के अंदर हो रहा है। एवरी टाइम इट इंक्रीजेज योर जीडीपी, फिर आप कहेंगे हमारी ग्रोथ बढ़ गई। ये इस पर मैं वित्त मंत्री जी आज यहाँ नहीं, मैं उनसे साफ पूछना चाहता था कि भाई ये स्कैर्सिटी पैदा करके आप जीडीपी क्यों बढ़ा रहे हैं अपनी। चीनी के बारे में इन्होंने बात बताई, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, चीनी के स्टॉक में कमी नहीं है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कमी है। 65% चीनी इस देश की कन्फेक्शनर्स, पेप्सी कोला, कैंपा कोला और ये बड़े बड़े स्वीट मीट बनाने वाले, चॉकलेट बनाने वाले, आइसक्रीम बनाने वाले, बड़ी मिठाइयों की दुकान 65% और 35% में आम आदमी। बीबी शुगर 10%, हमने कहा क्यों नहीं 25% करते। 20 किया हम जब हमने हल्ला मचाया था, लेकिन क्यों नहीं 25-30 करते। अब जी हाँ, मैंने बार बार आपके अधिकारियों से कहा कि ये क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों 65% उनके पास है। फिर आपने एक नियंत्रण लगा दिया कि आप 15 दिन से ज़्यादा की नहीं रख सकते। वो कोई बेवकूफ़ है? उनके पास जितना ज़्यादा स्टॉक था उन्होंने बाज़ार में ऊंचे दाम पर बेच दिया और बाहर से इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट आपने फ्री कर दिया रॉ शुगर का। ये ज़रा देखना चाहिए कि प्राइसिंग पॉलिसी पर इस सब के क्या असर पड़ते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 2 बात आपसे कहना चाहता हूँ सरकार के लोगों से। इस देश में भूख बढ़ रही है। मेरे सामने कुलदीप नैयर जी का एक लेख है जिसे अगर आप पढ़ लें, जो 5 सितंबर को ट्रिब्यून में निकला था। मैं उसका पूरा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त आपकी नीतियों के बारे में इसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि क्यों ये गड़बड़ हो रही है। वो कहते हैं कि इंडिया हैज़ नॉट येट रियलाइज्ड दैट द ग्रोथ रेट डज नॉट रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर, इट एग्रीवेट्स बोथ। जो हो रहा है इस देश में, द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट वोकन अप टू द फैक्ट दैट द मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर and globalized trade on food are responsible for the creation of hunger. देश में भूख इसलिए बढ़ी है। Farmers have inevitably depended on debt for help, not realizing that the debt trap is also a hunger trap. Many suicides have taken place and many more would. Junk and processed food is forced on the middle class. वो जो बता रहे थे आप कि processed food का import कितना बढ़ा है। Junk and processed food is forced on them through globalization. The country is now the epicenter of the malnutrition of the poor, who do not get enough. The malnutrition of rich is because their diets have been degraded with the Americanized food culture. Imports are no longer affordable, and a model based on import dependency might be in the interest of the US government, but it is not in our interest. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, US फूड सेक्रेटरी का एक बहुत खतरनाक बयान था। वो कहते थे कि food is a very important weapon in our kitty and it can be used to bargain. हमारा देश अगर अनाज के मामले में इंपोर्ट पर निर्भर रहेगा, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ खाद्य मंत्री जी, आप देश की सॉवरेंटी को गिरवी रख रहे हैं। जिस हद तक हमारी आत्मनिर्भरता अनाज के मामले में घटती है, उस हद तक देश की स्वाधीनता गिरवी रखी जाती है। ये बहुत खतरनाक खेल हो रहा है, इससे मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। जवाहरलाल ने कहा था, पंडित जी ने बहुत सही बात कही थी, एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैनॉट। इस देश में हर चीज़ रुक सकती है, परमाणु बम रुक सकता है, सैटेलाइट रुक सकता है, हायर एजुकेशन और उसका एक्सपेंशन रुक सकता है, ये बड़े बड़े एयरपोर्ट्स रुक सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं रुक सकता, खेती नहीं रुक सकती। भूखा हिंदुस्तान 1 मिनट सर्वाइव नहीं करेगा। ये सब धरे रह जाएंगे आपके पास, जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, अगर खाने के लिए नहीं। कृषि मंत्री जी, आपने और हमने संविधान की शपथ ली है। संविधान हमको पहले ही प्रियम्बल में कहता है कि इस देश को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। क्या इस देश में आर्थिक न्याय है? क्या ये महंगाई उस आर्थिक न्याय की तरफ ले जाती है, या इस देश में आर्थिक न्याय से लोगों को, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को वंचित करती है?
क्या राइट टू लिव फंडामेंटल राइट का हम पालन कर रहे हैं? जीवित रहने का अधिकार केवल एक मानव का कंकाल मात्र रहने का अधिकार नहीं है। राइट टू लिव का मतलब है कि एक तंदुरुस्त स्वस्थ आदमी, सुशिक्षित आदमी, जिसको रोजगार के और उन्नति के अवसर हों, दैट इज़ राइट टू लिव। क्या हम इस अनाज की कीमतों से, इस महंगाई से लोगों को इस अधिकार से वंचित नहीं कर रहे? क्या लोगों को हम आज जो मेल न्यूट्रिशन के कारण अभी आंकड़े बताए गए वो हमारे देश की दयनीय स्थिति पर और हमारी आर्थिक नीतियों पर, विशेषकर कृषि नीति के ऊपर, इस देश को सोचने के लिए, गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहे? क्या आपको वो हज़ारों लाखों लोग जो भूखे और प्यासे आज इस देश के अंदर हाहाकार मचा रहे हैं और फिर वो उन तत्वों के हाथ में खेलते हैं जिनके हाथ में बंदूक है, क्या आप उस आने वाले झंझावात को नहीं देख रहे हैं? या आप केवल इतना ही कहेंगे कि भूख है, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल ज़ेरे बहस है दिल्ली में ये मुद्दा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस बात को गहराई से समझिए। पूरी शक्ति के साथ हम मदद करने को तैयार हैं, राज्य सरकारें मदद करने को तैयार हैं, सब पार्टियां मदद करने को तैयार हैं, मुलायम सिंह जी मदद करने को तैयार हैं, वासुदेव जी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई भी इस देश की राजनीतिक पार्टी देश को इस विभीषिका से मुक्त कराने के लिए तैयार नहीं होगी। मैं आपसे देश के लिए, भगवान के लिए ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जागिए, सोचिए, खड़े होइए, कमर कस के खड़े हो जाइए। शरद राव, आप उस प्रदेश से आए हैं जिसकी कुछ परंपराएं हैं, उन परंपराओं के नाम पर मैं आपसे कहता हूँ, हिम्मत करके खड़े हो जाइए। सरकार से कहिए कि ये गलत नीतियाँ चल रही हैं, उनको बदलिए। आपसे हम आशा करते हैं कि आप सरकार पर ये दबाव डालेंगे कि ये जो नीति आजकल ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन की है, इसको बदलें और इस देश के सामान्य किसान और इस देश की सही कृषि परंपरा को जागृत करें। धन्यवाद सभापति जी।